हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, सेफ़ है इनमें इन्वेस्ट करना या रिस्क कितना है। अपने हिसाब से आप अपने रिस्क के हिसाब से कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन कौन से टाइप्स इसमें होते हैं, कौन कौन से टैक्सेस और चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, वो सारा इस वीडियो में ही आपको मिलेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड से कि होते क्या है। बिल्कुल एकदम बेसिक से हम बात करेंगे। तो म्यूचुअल फंड मान के चलते हैं आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, राइट। बट आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको किसी भी कंपनी को एनालाइज करना नहीं आता है। तो आप कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो? तो इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है म्यूचुअल फंड के थ्रू। आप म्यूचुअल फंड को पैसा दो अपना, राइट। और ये इनके पास जो है वो एक्सपर्टीज़ होती है, एक एक्सपर्ट टीम होती है। फिर वो आपका पैसा आगे अच्छी कंपनीज में लगाते हैं एनालाइज करने के बाद, राइट। और जो कंपनी से रिटर्न मिल करके आएगा, जितना भी रिटर्न, वो आपके साथ यहाँ पे ये कंपनी शेयर करेगी और उसके बदले एक छोटी सी फीस ये आपसे चार्ज करेगी इस आपके पैसे लगाने के बदले, राइट। तो ये होता है म्यूचुअल फंड और कैसे काम करता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब देखते हैं कि क्या ये सेफ़ है या नहीं सेफ़ है। तो उसके लिए हमारे को जानना पड़ेगा कि कौन कौन सी कैटेगरीज में ये डिवाइडेड है, क्योंकि कैटेगरीज वाइज यहाँ पे रिस्क डिफाइन किया जाता है। तो उसके लिए हम आ जाएंगे यहाँ पे। ये मैं फ़िल्टर्स में आ चुका हूँ। यहाँ पे आप समझेंगे कि कैसे इसमें आप रिस्क का पता लगा सकते हो। तो यहाँ पे चार कैटेगरीज़ है। पहली है इक्विटी, फिर है डेट और उसके बाद है हाइब्रिड और कमोडिटीज़। तो एक ही करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इक्विटी के बारे में, राइट। इक्विटी का मतलब है कि अगर जो म्यूचुअल फंड है, अगर वो आपका पैसा लगा रहा है स्टॉक मार्केट की कंपनीज़ में, स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनीज़ लिस्टेड है, उन कंपनीज़ में अगर आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है म्यूचुअल फंड, दैट मीन्स वो इक्विटी फंड है। और यहाँ पे जो रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, हाई हाई रिस्क होता है इक्विटी में। और हाई रिस्क क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मान के चलते हैं, अगर अभी का सिनेरियो देखा जाए तो कंटिन्यूसली ओवरऑल मार्केट गिर रहा है, निफ्टी 50 भी गिर रहा है। तो आपका पैसा जो लगा है वो लगा है इक्विटीज़ में, दैट मीन्स कंपनी में जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो आपका पैसा भी गिरेगा, मतलब आपका पैसा नेगेटिव में आएगा, आपको म्यूचुअल फंड नेगेटिव रिटर्न देगा। और ये है शॉर्ट टर्म की बात, राइट। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो लॉन्ग टाइम तो सबसे बेस्ट होता है अगर आप इन्वेस्ट करते हो। वो मैं आपको बताता हूँ एक चार्ट के थ्रू, राइट। ये मैंने एक म्यूचुअल फंड ओपन करा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे चार्ट लगा है ये 3 साल का चार्ट है, राइट। और अगर मैं 5 साल का चार्ट खोलता हूँ तो ये है 5 साल का चार्ट, यहाँ से मैंने खोला है। तो आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है चार्ट, राइट। दैट मीन्स हमारा पैसा ग्रो कर रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे 1 मंथ का अगर मैं चार्ट लगाऊँ तो ये लग गया है आपका 1 मंथ का चार्ट। अब ये देख सकते हैं आप कितना वॉलेटाइल है ये, पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। तो ये कितना वॉलेटाइल यहाँ पे रहता है अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा डालते हो। तो इसीलिए हमेशा 5 साल 3 साल के लिए बोला जाता है कि आप पैसा डालो। 3 साल के लिए आपका पैसा हमेशा सेफ रहने वाला है। तो वापस आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो इक्विटी में आपको रिस्क रहने वाला है, शॉर्ट टर्म में बहुत रिस्क रहेगा। और दूसरा जो कैटेगरी यहाँ पे है वो है डेट। अब डेट में क्या होता है कि जो आपका पैसा म्यूचुअल फंड डालता है वो डालता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। गवर्नमेंट जो बॉन्ड वगैरह इशू करती है उसके बदले आपको कुछ रिटर्न वो देती है, जो कि फिक्स्ड होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होगी, ट्रेजरीबिल्स होगी, कॉरपोरेट बॉन्ड्स हो गए। तो ये जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं डेट में जो आते हैं, उसमें आपका रिटर्न होता है एकदम फिक्स्ड। मतलब आपको एकदम फिक्स रहने वाला है आपका रिटर्न इसमें। अगर आपको 5% यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, दैट मीन्स ओनली 5% ही आपको साल का मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। बट इक्विटी में क्या होता है कि इक्विटी तो अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, ख़राब परफॉर्म करेगी तो ख़राब रिटर्न मिलेगा। तो इक्विटी डिपेंड करता है परफॉर्मेंस पे कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अब दूसरा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है हाइब्रिड का ऑप्शन। अब हाइब्रिड में क्या होता है कि आपका जो पैसा है वो लग रहा है कुछ इक्विटी में, कुछ लग रहा है आपका डेट में। मतलब थोड़ा आपके पास रिस्क है और थोड़ा सेफ्टी है। तो आपको यहाँ पे मॉडरेट रिस्क मिलेगा, मतलब ना तो ज़्यादा ना कम। यहाँ पे थोड़ा मॉडरेट मॉडरेट आपको रिस्क मिलने वाला है हाइब्रिड फंड्स में। और चौथा ऑप्शन यहाँ पे है कमोडिटीज़। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो गोल्ड में या सिल्वर में, तो आप यहाँ से वो इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको गोल्ड और सिल्वर के म्यूचुअल फंड्स बाय करने हैं, तो यहाँ से वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे टिक करना है, जो भी आपको इक्विटी चाहिए तो यहाँ टिक कर दो आप। जैसे कि मैं आपको टिक करके बताता हूँ। तो ये देखो, ये सिल्वर का यहाँ पे ऑप्शन लग गया। तो यहाँ पे ओनली 9 फंड्स है जो सिल्वर को
यहाँ पे इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देते हैं, तो ये सारे के सारे है जो ये सिल्वर में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी कैटेगरीज होती है डिवाइडेड, और कौन कैसे कैसे इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। तो अगर आप रिस्क के हिसाब से डायरेक्ट यहाँ पे इन मतलब फ़िल्टर यूज़ करना चाहते हो, डायरेक्ट रिस्क के हिसाब से आप फंड्स ढूंढना चाहते हो, वो यहाँ से ढूंढ सकते हो। लो सर्च करोगे तो आपके पास लो ही रिस्क वाले फ़ंड आएंगे। अगर मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये, तो अगर मैं यहाँ पे लो वाला, ये लो रिस्क वाले फ़ंड चूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो लो रिस्क, और यहाँ नीचे ये क्लिक करके आप इस पे व्यू फंड्स में जा करके आपको फंड्स यहाँ पे दिख जाएंगे। तो ये जितने भी फंड्स यहाँ पे आपको आए हैं, ये 77 फंड्स हैं, ये सारे के सारे लो रिस्क वाले हैं, राइट। आप यहाँ पे अब रिटर्न देखो कि 7%, 6%, 5%, 5%, 5% के आसपास, तो ये सारे के सारे लो रिटर्न्स हैं, राइट। इसलिए यहाँ पे रिस्क भी कम है। जहाँ पर रिस्क कम होगा वहाँ पे आपका जो रिवार्ड होगा वो भी कम होने वाला है। बट अगर आपका रिस्क ज़्यादा है तो आपका रिवॉर्ड भी ज़्यादा होगा, और मैं आपको अभी वो दिखाने वाला हूँ कैसे। जैसे अब मैंने ये रिस्क चूज़ किया था लो, अब मैं करता हूँ हाई रिस्क, राइट। आपने ये वाला अगर चूज़ करता है हाई रिस्क, अगर आपने किया है तो यहाँ पे व्यू फंड्स में आ जाएंगे। तो अब आप रिटर्न देखो, यहाँ पे 3 साल का जो रिटर्न है वो चल रहा है आपका 22%, 21%, 21%, 18%। तो आपका जो रिवॉर्ड है, रिटर्न है, वो इंक्रीज़ हो चुका है, बिकॉज आपका जो रिस्क है वो भी साथ साथ इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि हमने चूज़ करे हैं हाई रिस्क वाले, राइट। ये हाई रिस्क वाले सारे के सारे फंड्स हैं, इसलिए इनमें जो आपका रिवॉर्ड है, रिटर्न है, वो इंक्रीज़ हो चुका है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट अगर आप रिस्क वाइज चूज़ करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर आप रेटिंग वाइज चूज़ करना चाहते हो तो रेटिंग वाइज भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको ऑलवेज़ 5 स्टार रेटिंग वाले ही फंड्स चूज़ करने हैं। तो आप यहाँ से फ़िल्टर लगा सकते हो ताकि आप कोई भी जिसको कम रेटिंग मिले उसमें ना इन्वेस्ट कर दो। फिर उसके बाद आते हैं फ़ंड हाउस, कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी का फ़ंड यूज़ करना है, जैसे आपको भरोसा है SBI पे, HDFC पे, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है उनका अगर फ़ंड आपको यूज़ करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे आप नाम टाइप कर दोगे तो वहाँ पे आ जाएगा वो। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ HDFC, तो HDFC आ जाएगा। देखो HDFC यहाँ पे आ चुका है। तो जितने भी म्यूचुअल फंड्स HDFC ऑफ़र करता है वो सारे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो HDFC वाले सारे के सारे फंड्स यहाँ आ जाएंगे। देख सारे के सारे HDFC वाले आ चुके हैं यहाँ पे, राइट। तो इस तरह से आप अगर पर्टिकुलर किसी कंपनी का म्यूचुअल फंड लेना चाहते हो वो भी आप ले सकते हो। तो अब देख लेते हैं कि ये ऊपर जो और ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं ये कौन कौन से ऑप्शन हैं। फ्लेक्सी कैप के बारे में पहले बात करते हैं, फ्लेक्सी कैप क्या होता है। तो उससे पहले हमारे को एक और चीज़ समझनी होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस जो दिए हैं, जैसे कि मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप, राइट। स्मॉल लार्ज कैप कौन से होते हैं, कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन या फिर आप बोल सकते हैं मार्केट वैल्यू जिनकी बहुत ज़्यादा है, उनको बोला जाता है लार्ज कैप। उनसे थोड़ी छोटी होगी, जो लगभग थोड़ी छोटी, उसको बोला जाता है मिड कैप, जिनकी मार्केट वैल्यू लार्ज कैप से कम होगी। और जो सबसे कम जिनकी मार्केट वैल्यू होगी उनको बोला जाता है स्मॉल कैप। अब रिस्क देख लेते हैं, रिस्क सबसे ज़्यादा किस में है। सबसे ज़्यादा रिस्क होता है आपका स्मॉल कैप कंपनीज़ में, क्योंकि वो कभी भी गिर सकती है, अच्छी गिरावट दिखा सकती है, तो आपका पैसा डूबने का बहुत चांसेस होता है स्मॉल कैप में। फिर उससे थोड़ा कम रिस्क आता है मिड कैप में, क्योंकि वो थोड़ी बहुत स्टेबल कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, तो वो अचानक से नहीं गिरती है, आपका पैसा वहाँ सेफ है। अब देखते हैं लार्ज कैप में। तो लार्ज कैप में सबसे कम रिस्क रहता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी कंपनीज है हमारी इंडिया की, और ये गिरावट बहुत आराम से दिखाती है और चढ़ती भी बहुत आराम से है। मतलब दोनों साइड अगर ये मूव करेगी, अप साइड या फिर डाउन साइड, तो बहुत इनकी जो है मूवमेंट स्लो होती है। एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, इसलिए ये यहाँ पे आपका पैसा सेफ रहेगा एज़ कम्पेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप से, राइट। और ऐसे फंड्स जो इन तीनों में एक साथ लगाते हैं पैसा, उनको बोला जाता है फ्लेक्सी कैप, राइट। जो भी हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, ये वाली जो हम अभी मैंने आपको बोला फ्लेक्सी कैप, ये तीनों में इन्वेस्ट करते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो अब बात कर लेते हैं सेक्टोरल फंड कौन से होते हैं। सेक्टोरल फंड्स कौन से होते हैं, कि मान के चलते हैं आपको पैसा लगाना है सिर्फ फार्मा कंपनीज़ पे, कि आपको पता है कि फार्मा कंपनीज अच्छा परफॉर्म करने वाली है या फार्मा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आप सिर्फ फार्मा कंपनी में ही पैसा लगा सकते हो, इस मतलब इस फिल्टर के थ्रू। यहाँ पे आपको वो फंड्स मिलेंगे जो सिर्फ फार्मा में ही लगा रहे हैं, या जितने भी सेक्टर अवेलेबल है मार्केट में। टेक्नोलॉजी सेक्टर है आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है आपका, ऑयल वाला सेक्टर है, पेंट सेक्टर है, तो जितने भी सेक्टर्स
मतलब यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, उन सब में आप पैसा लगा सकते हो। यहाँ पे अब देख के चलते हैं, ये है यहाँ पे क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी भी कंपनीज़ है सिर्फ उनमें ही पैसा लगा रहा है। ये आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी फंड, जितनी भी टेक कंपनीज़ है, टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज़ है, ये उनमें पैसा लगा रहा है, राइट। ये पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर के से रिलेटेड जो भी कंपनीज़ है ये वहाँ पैसा लगा रहा है, राइट। ये डिजिटल इंडिया फंड है, मतलब जो डिजिटल जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो भी, ये उसमें पैसा लगा रहा है। तो ये सारे के सारे आ गए आपके सेक्टर वाइज, कि आप सेक्टर वाइज पैसा लगाना चाहते हो तो आप सेक्टर वाइज पैसा लगा सकते हो। आपने उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे स्टार वाइज, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फिर आ जाता है लार्ज कैप, जो मैंने आपको बताया बड़ी कंपनीज़ और छोटी कंपनीज़। अगर मैं लार्ज कंपनीज़ में यहाँ पे करता हूँ क्लिक, तो ये जितनी भी यहाँ पे फ़िल्टर्स आ जाएंगे, ये सारे लार्ज कैप में पैसा लगा रहे हैं। इक्विटी लार्ज कैप, या देख देख सकते लिखा हुआ है इक्विटी लार्ज कैप, कि बड़ी बड़ी कंपनी जितनी भी है इंडिया में ये उनमें पैसा लगा रहे हैं। और इसमें ही आ जाता है आपका इंडेक्स फंड्स। आपने इंडेक्स फंड्स के बारे में काफ़ी सुना होगा। इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं हम पहले। तो इंडेक्स फंड्स वो होते हैं जिनमें कि पैसा जो आपका वो एक इंडेक्स में लगता है, राइट। कोई भी इंडेक्स होगा, जैसे मान के चलते हैं निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ का एक इंडेक्स है। तो जो फंड इस इंडेक्स में पैसा डालेगा, 50 की 50 कंपनी में एक साथ पैसा डालेगा, उसको बोला जाएगा इंडेक्स फंड्स, राइट। और वो ज़्यादा सेफ होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर मैं बाकी फंड्स की बात करूँ। क्योंकि अगर आप सेक्टोरल में जाओगे तो सेक्टोरल में क्या है कि अगर पूरा सेक्टर गिरेगा तो सारी कंपनीज गिरेगी, तो आपका सारा का सारा रिटर्न गिर जाएगा। बट अगर हम इंडेक्स में पैसे डालते हैं तो क्या हुआ कि मान के चलते हैं कोई एक सेक्टर ख़राब परफॉर्म कर रहा है, मान के चलते हैं फार्मा जो सेक्टर है वो ख़राब परफॉर्म करा, बाकी जितने सेक्टर्स है वो तो अच्छा परफॉर्म करेंगे, और आपका जो पोर्टफोलियो है प्लस में रहने वाला है, ग्रीन में रहने वाला है, राइट। इसलिए इंडेक्स सबसे बढ़िया होता है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इंडेक्स फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और उसके लिए आपको सिंपली यहाँ सर्च पे जाके इंडेक्स फंड्स लिखना है, और वहाँ पे वो इंडेक्स फंड्स आपको ढूंढ करके दे देगा। जैसे ये यहाँ पे टॉप टॉप का ही ऑप्शन आ गया है इंडेक्स फंड, तो इसमें आप अगर चूज़ करोगे तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पे जो भी मिलेंगे वो सारे के सारे इंडेक्स फंड है, वो इंडेक्स में पैसा लगा रहे हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स है, निफ्टी 50 इंडेक्स है, निफ्टी 50, तो ये सारे के सारे जो है इंडेक्स में पैसा लगा रहे हैं। अब हम थोड़ा और डिटेलिंग में जाएंगे कि कौन कौन सी और यहाँ पे डिटेल है जो आपको पता होनी चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में। तो हम कोई भी एक म्यूचुअल फंड चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला, ये हम चूज़ कर लेंगे। और इसमें क्या क्या टैक्सेस लगते हैं, क्या क्या इसमें आपको पता होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये नाम आ जाएगा यहाँ पे, साथ ही आ जाएगा कि इक्विटी में है, कमोडिटीज़ में है, या डेट में, जो मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताई थी। तो जिस कैटेगरी में पैसा लगा रहा होगा वो कैटेगरी यहाँ पे मेंशन की होगी, और इसमें रिस्क कितना होगा वो भी यहाँ पे मेंशन किया होगा कि वेरी हाई रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है, कम है, लो है, हाई है, जो भी रिस्क है वो यहाँ पे लिखा होगा। और कौन सी कंपनीज़ में, मिड कैप में, लार्ज कैप में, या स्मॉल कैप में किस कंपनी में पैसा लग रहा है वो भी यहाँ पे मेंशन किया होगा। यहाँ पे नीचे ये चार्ट है आपका, इसको आप देख सकते हो, 5 ईयर का देख सकते हो, ऑल टाइम का देख सकते हो, 1 महीने का देख सकते हो। यहाँ पे आपका 3 साल का एनुअलाइज रिटर्न भी दिया होगा। अगर आप 5 साल का यहाँ पे चूज़ करते हो तो यहाँ 5 साल का एनुअलाइज रिटर्न होगा कि 5 साल तक हर साल इन्होंने इतना रिटर्न दिया है अभी तक, राइट। और यहाँ पे रेटिंग होगी, और फंड साइज़ मैंने आपको बताया था कि 1,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, तो इसका है 18,000 करोड़। दैट मीन्स अच्छी कंपनी है ये, ऊपर से 5 रेटिंग है और अच्छा है। यहाँ पे मिनिमम SIP अमाउंट दिया होता है कि मिनिमम कितना पैसा आपको डालना पड़ेगा, तो 500 रुपये तो आपको मिनिमम डालना ही पड़ेगा। और उसके बाद आता है NAV, यानी कि नेट एसेट वैल्यू। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, कि टोटल पैसा जितना भी कंपनी के पास होगा, जो कि कितना है 18,000 करोड़, डिवाइडेड बाय कि कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है, जितने भी लोगों ने इन्वेस्ट किया है, राइट। और टोटल कितना पैसा है आपका 18,000 करोड़ समथिंग, ठीक है। तो डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी 1 यूनिट की वैल्यू होगी, राइट। और वो होता है NAV, उसको ले जाता है NAV। दैट मीन्स अगर आप मान के चलो ये 500 रुपये अभी डालते हो, SIP करते हो, तो आपको इसकी कितनी यूनिट्स मिलेगी, दैट मीन्स 120, यानी कि लगभग 3 पॉइंट समथिंग आपको यूनिट्स यहाँ पे मिलने वाली है अगर आप 500 रुपये की SIP करते हो, राइट। तो इसीलिए जब भी आप SIPs करते हो म्यूचुअल फंड्स में, तो आपको यूनिट्स अलॉट की जाती है म्यूचुअल फंड द्वारा, राइट। और जिस 1 यूनिट का जो
वैल्यू है वो है 120 रुपये। तो इसको आप 1 यूनिट 2 यूनिट नहीं खरीद सकते, आपको या तो SIP करनी होगी 500 की, 1000 की, इस तरह ही आप खरीद सकते हो। बट आप इंडिविजुअली जैसे स्टॉक बाय करते हैं क्वांटिटी वाइज कि 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी, वैसा आप यहाँ पे नहीं कर सकते, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेटर का ऑप्शन है। रिटर्न कैलकुलेट अगर आपको करना है कि कैसे रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है, अगर आप मंथली SIP करते हो, क्योंकि इसमें 2 तरीके से आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला तरीका है आपका SIP का, मंथली SIP की हर महीने आपको कुछ पैसे डालने पड़ेंगे पर्टिकुलर डेट को, उसको बोला जाता है मंथली SIP। और ये आप कभी भी डिसकंटिन्यू कर सकते हो कि आपने, अगर आपको लगता है कि अब पैसे नहीं है, बंद करना है, तो आप बंद कर सकते हो। अगर आपको फिर से रीओपन करना है तो आप फिर से रीओपन भी कर सकते हो। ये आपको पूरा यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इस चीज़ की। फिर उसके बाद देख लेते हैं वन टाइम का ऑप्शन है कि अगर आपके पास 5 लाख, मान के चलते हैं 5 लाख आ गया आपके पास कहीं से, और आपने एक साथ वो इन्वेस्ट करने हैं, आपको SIP का झंझट नहीं करना है, तो आप वो वन टाइम के थ्रू यहाँ पे वो कर सकते हो। जैसे कि ये वन टाइम है, अब यहाँ पे आपने 20,000 मान के चलते हैं एक टाइम में डाल दिए, और एक साल के लिए आप डालते हो, तो आपको रिटर्न मिलेगा 74%, राइट। तो इस तरह यहाँ पे आप रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो। ये SIP का है, मान के चलते हैं 5,000 पर मंथ आप डाल रहे हो एक साल के लिए, तो आपका जो रिटर्न निकल करके आएगा वो है 19.08%। अगर आप टाइम फ्रेम बढ़ा दोगे, 3 साल या 5 साल करोगे, तो आपका रिटर्न जो है बढ़ जाएगा। ये देख सकते हैं, ये 53 हो गया, अब हो गया है 106%। तो जितना टाइम फ्रेम ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए आप करोगे, तो उतना अच्छा आपको रिटर्न यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है ये होल्डिंग्स। होल्डिंग्स क्या होती है कि जो ये म्यूचुअल फंड है, इसने कौन कौन सी कंपनीज़ में पैसा लगा हुआ है और कितना पैसा लगा हुआ है, वो सारा यहाँ पे डिटेल मिलने वाली है। अगर आप होल्डिंग में जाएंगे तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे टॉप 10 होल्डिंग्स यहाँ पे दी हुई है, और कितना परसेंट पैसों का, मतलब जो टोटल पैसा उनके पास इन्वेस्टेड है उसमें से कितना परसेंट पैसा इस कंपनी में लगा है। ये कल्याण ज्वेलर्स कंपनी है, इसमें इन्होंने 9.97% अपने पूरे टोटल फंड का पैसा लगा हुआ है इतना, राइट। तो यहाँ सारी डिटेल आपको ये मिल जाएगी कौन कौन सी कंपनीज़ में इन्होंने पैसा लगाया है। उसके बाद यहाँ रिटर्न और रैंकिंग्स की, इस म्यूचुअल फंड की कितनी रैंकिंग चल रही है, क्या रिटर्न ये जनरेट करके दे रही है, तो वो आपको सारा यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ फंड रिटर्न कितना है, इतना चल रहा है, और कैटेगरी, जो इस कैटेगरीज के बाकी फंड्स हैं उन वो कितना रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दे रहे हैं, और इसका रैंक कितना है उस कैटेगरी में, देख सकते हैं 111, इसका अच्छी, मतलब इसकी अच्छी रैंकिंग है। फिर उसके बाद आ जाता है सिमिलर फंड्स। अगर आप ऐसे और कई फंड्स ढूंढ रहे हैं तो आप यहाँ पे मिल जाएंगे वो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं, बात टैक्सेस की और चार्जेस की। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की। अब आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स को दे रहे हो कि हमारे बदले ये मार्केट में लगा दो आप, राइट। तो इसके बदले वो आपसे कुछ फ़ीस चार्जेस करते हैं, और उस फीस को क्या बोला जाता है, एक्सपेंस रेशियो। और ये जितना कम होगा, राइट, उतना आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि जो कम फीस में काम कर दे आपका, वो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया होगा। तो इसका जो ये है 0.58, 0.58 जितना भी आप टोटल इन्वेस्ट करोगे, उसका 0.58% ये आपसे चार्जेस ले लेगा, राइट। तो एक्सपेंस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये देखना कि कितना एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है आप पे, और जितना कम होगा उतने आपके लिए बेस्ट होगा। और उसके बाद देख लेते हैं एग्ज़िट लोड क्या होता है। एग्ज़िट लोड क्या होता है कि ये एक पेनल्टी, इसको आप समझ सकते हो कि अगर आप एक साल के अंदर अंदर जो भी आपने म्यूचुअल फंड बाय करे हो उसको आप बेच के निकल जाते हो, तो आपको 1% का पेनल्टी देनी पड़ेगी। जो भी आपने इन्वेस्टेड अमाउंट होगा आपका, उस पर आपको 1% का, उस मतलब उसका 1% एज अ पेनल्टी वो लोग काट लेंगे आपसे। तो इसको बोला जाता है एग्ज़िट लोड। उसके बाद आता है स्टैंप ड्यूटी। तो जब भी आप SIP करोगे, आपको एक स्टैंप ड्यूटी देनी होती है 0.005% की, वो आपको हर टाइम देनी पड़ेगी। ये गवर्नमेंट का चार्ज होता है। उसके बाद आता है टैक्स। टैक्स की बात कर लेते हैं कि टैक्स में क्या क्या होता है। तो अगर आप जो है एक साल से पहले आपको कुछ भी रिटर्न मिला, और आपने एक साल से पहले उसको बेच दिया, तो आपको जो रिटर्न लगेगा, वो रिटर्न पे जो भी आपको प्रॉफिट हुआ होगा उस पर टैक्स लगेगा 20%। मान के चलते हैं आपका जो प्रॉफिट हुआ था वो होता 20,000 का, 20,000 का रिटर्न चल रहा था आपका। तो 20,000 के रिटर्न के हिसाब से अगर 20% देखा जाए तो 4,000, मतलब 4,000 रिटर्न, मतलब 4,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे एज ए टैक्स, अगर आप एक साल से अंदर अंदर उसको बेचते हो तो। बट अगर आप एक साल के बाद बेचते हो, तो आपके रिटर्न पे टैक्स तभी लगेगा जब वो 1.25 लाख से बड़ा होगा। अगर आपका इससे छोटा रिटर्न है तो आपको कोई भी रिटर्न नहीं लगने वाला है। बट अगर 1.25 लाख से इंक्रीज़ करता है आपका रिटर्न,
जो भी आपको प्रॉफिट चल रहा होगा, तो आपका जो रिटर्न मतलब रिटर्न पे टैक्स लगने वाला है वो है 12.5%। सिर्फ इतना ही आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आप 1 साल के बाद बेचते हो, और वो भी तब अगर आपका जो रिटर्न है वो 1.25 लाख से बड़ा हो। इससे छोटा होगा तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा यहाँ। इसलिए आपका लॉन्ग टर्म में फ़ायदा रहने वाला है अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहते हो। उसके बाद फंड मैनेजमेंट में यहाँ पे लग जाएगा पता कि कौन फंड मैनेज कर रहा है, मैनेजर्स के नाम यहाँ पे दिए होते हैं। फिर उसके बाद फंड हाउस का ऑब्जेक्टिव अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं कि क्या है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे बेंचमार्क आपको पता होना चाहिए कि इसका बेंचमार्क कौन सा है, मतलब ये खुद को कंपेयर किससे कर रहा है, कि क्या ये अगर आपको पता लगाना है कि ये जो फंड आपने जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बेकार परफॉर्म कर रहा है, वो कैसे पता लगेगा। तो ये जो कंपेयर कर रहा है खुद को, ये कर रहा है निफ्टी मिड कैप 150, मतलब जो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स है, ये उससे खुद को कंपेयर करता है कि मैंने इतना रिटर्न बनाया और निफ्टी मिड कैप 150 ने इतना रिटर्न बनाया, तो इसमें से कौन सा बढ़िया रिटर्न बना के दे रहा है। तो आपको यहाँ पे लग जाएगा पता, अगर ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है निफ्टी मिड कैप इस वाले इंडेक्स से, दैट मीन्स ये अच्छा रिटर्न बना रहा है। बेकार अगर ये परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स ये एक अच्छा फंड नहीं है। तो ये होता है कंपैरिजन कि आप कैसे कंपेयर कर सकते हो। और बाकी अदर प्लान्स यहाँ पे दिख जाएगा आपको, बाकी जो जितने भी प्लान्स इस कैटेगरी में मिलते हैं आपको, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि मोतीलाल ओसवाल और कौन कौन से फंड्स ऑफ़र करता है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी ज़रूरी है। तो इसमें सबसे मेन चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, एक तो रिस्क, कि रिस्क कितना है, क्योंकि रिस्क वाइज ही आप इन्वेस्ट करते हो। उसके बाद इक्विटी में है या डेट में है या कमोडिटीज़ में, किस में पैसा लगा हुआ है वो आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से ही आपका रिस्क तय होने वाला है कि कौन सा रिस्क आप ले रहे हो। उसके बाद या मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ये आपको यहाँ लग जाएगा पता। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एक्सपेंस रेशियो आपको कम वाली चूज़ करनी है, कि जिसका सबसे कम होगा वो आपने चूज़ करना है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी ज़रूरी है। और जो टैक्स की मैंने बात करी वो 12% और 20%, वो सबके लिए सेम ही रहेगा। आप मोतीलाल का ले लो या मिड कैप का ले लो, वेरी लो रिस्क जिसका कम हो ज़्यादा हो जो मर्जी हो, टैक्स आपका सब में सेम ही रहने वाला है, टैक्स का जो मैंने आपको सिनेरियो बताया। बस उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे जाके एक ऑप्शन आ जाएगा स्टार्ट एसआईपी, यहाँ पे करना है आपने स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे अमाउंट भरना है कि कितना अमाउंट यहाँ पे आपने इंस्टॉलमेंट में हर महीने देना है। तो मिनिमम 500 रुपये तो आपको देना ही पड़ेगा। अब मान के चलता मैं 1000 यहाँ पे भर देता हूँ, तो 1000 रुपये की इंस्टॉलमेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगी, और हर महीने की पहली तारीख को ये मेरे को देनी पड़ेगी। बट अगर आप चेंज करना चाहते हो, मान के चलते हैं आपने रखनी है 4 तारीख को, तो यहाँ से वो आप चेंज कर सकते हो डेट, कि मैं हर 4 तारीख को अपनी इंस्टॉलमेंट भरूंगा एक के बजाय। तो आप वो 4 यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो, और कोई भी ये डेट आप मंथ की चूज़ कर सकते हो। और उसके बाद तो जब आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे, आपको डैशबोर्ड में जाके यहाँ आपको अपनी इन्वेस्टमेंट दिखने वाली है सारी। यहाँ पे कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है, करंट कितना चल रहा है, टोटल रिटर्न कितने चल रहे हैं, वो आपको सारा यहाँ से दिखने वाला है। और कितनी एसआईपीज़ आपने खोली हुई हैं, राइट, वो आपको यहाँ दिख जाएगी कि 2 एसआईपीज़ है आपकी, 600 रुपये की 2 एसआईपीज़ यहाँ पे रनिंग है, वो आपको दिख जाएगी। और ये जो यहाँ पे दिखेंगे आपको टोटल म्यूचुअल फंड जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है, चाहे वो एसआईपी हो या फिर आपका वन टाइम हो, वो सारे के सारे आपको यहाँ दिखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 म्यूचुअल फंड्स है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है, और ग्रीन में आपको दिखेगा कि आपने आपका जो रिटर्न कितना चल रहा है, ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है कि रिटर्न कितना चल रहा है, और इन्वेस्ट कितना किया था आपने, वो है यहाँ पे जो नीचे लिखा है ब्रैकेट में 35,400 कुछ रुपए, इतना आपने इन्वेस्ट किया था। और अभी आपका जो रिटर्न चल रहा है वो है 41,573, राइट। तो इसको ऐसे रीड करते हैं। उसके बाद आपने अगर इसको रिडीम करना है, मतलब बेचना है, तो आपने किसी भी जिसको भी बेचना है उस पर क्लिक कर देंगे। फिर अगर आप क्लिक करोगे किसी भी म्यूचुअल फंड पे, तो आपको यहाँ पे ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें कि एक ऑप्शन होगा रिडीम का, कि आपने बेच के निकलना है या फिर आपने और इसमें पैसा लगाना है, इन्वेस्ट अगर ज़्यादा करना है, तो वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से कर सकते हो। रिडीम के बाद आप अगर रिडीम ऑप्शन ऑप्ट करते हो, तो आपके पास आएगा अमाउंट, कि आप कितना अमाउंट रिडीम करना चाहते हो, और टोटल रिडीम आप कितना कर सकते हो, राइट, वो भी यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है। और एप्लीकेबल एनएवी डेट, इसका मतलब क्या है, कि जब आप रिडीम कर रहे हो उस टाइम पे जो एनएवी है, नेट एसेट वैल्यू, जो मैंने आपको बताई थी कि एक यूनिट की कितनी वैल्यू है, वो 12 अप्रैल 2000 जो भी आपको डेट यहाँ पे दिखेगी, तब उस टाइम पे जितनी भी एनएवी होगी उस हिसाब से आपको एक यूनिट का पैसा मिलेगा, राइट। और कंप्लीशन होने में
1 वर्किंग डेज़ यहाँ पे जो यहाँ पे डेट होगी लिखी हुई उतना टाइम यहाँ पे कंप्लीट होने में लगेगा। और फिर यहाँ पे आप नॉर्मली रिडीम का ऑप्शन अगर दबाते हो तो आपका पैसा जो है वो अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है कि ग्रो का बैलेंस जो आपका डिमेट अकाउंट का बैलेंस है वहाँ यहाँ पे शो होना चाहिए, आपके डायरेक्ट बैंक में वो ट्रांसफ़र कर दे। दो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कौन सा आप फंड रिडीम कर रहे हो और साथ ही साथ कितनी यूनिट्स है। जैसे कि ये लिखा है 19.63 अप्रॉक्स यूनिट्स यहाँ पे रिडीम करोगे आप, और यहाँ पे अमाउंट भी साथ में दिया होगा। और यहाँ नीचे दिया होगा एग्ज़िट लोड। एग्जिट लोड आपको पता है पेनल्टी है, अगर आप 1 साल से पहले रिडीम करते हो बेचते हो तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर कुछ होगा एग्जिट लोड तो आपको यहाँ पे शो होगा, अगर यहाँ नहीं होगा अदरवाइज़ यहाँ पे ज़ीरो होगा, राइट। तो इसके बाद यहाँ पे ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा अगर आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और कंप्लीशन डेट आपको मिल जाएगा कि इतने तारीख के अंदर अंदर आपको यहाँ पे अपने अकाउंट में पैसे दिख जाएंगे। तो इस तरह आप किसी भी म्यूचुअल फंड जो आपने बाय करा होगा उसको आप बेच सकते हो।